यस, वी आर लाइव। चलिए सेशन करते हैं शुरू। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो लेकिन आप जो स्टूडेंट हमारे पेड थे उनकी काफ़ी डिमांड थी कि सर थोड़ा सा यूट्यूब पर भी कुछ सेशन चलाए जाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटी यूजीसी नेट का जो पेपर है दिसंबर के ऑलरेडी फॉर्म फिल हो गए हैं। 1 जनवरी से हमारे पेपर स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो आईसीटी वाला पार्ट है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट के, देखो आईसीटी में ऐसा नहीं है, सॉरी लाइब्रेरी साइंस में ऐसा नहीं कि सिर्फ आईसीटी वाला पार्ट आता है, उसमें और भी जो हमारे पोर्शंस हैं लाइब्रेरीज तो स्पेशल है ही। इसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, हमारा रिसर्च वाला पार्ट है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आज से आपके लिए रेगुलर बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस का जो आईसीटी वाला पार्ट है जिसमें हमारी यूनिट कवर करेंगे, स्पेशली 2 यूनिट तो फुली हैं, चाहे वो यूनिट नंबर 7 की बात करें या फिर यूनिट नंबर 8 की बात करें। जहां तक आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 4 में भी कुछ ऐसा पार्ट है जो हमारे आईसीटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करें जहां पे हम प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे और समय के हिसाब से जितने क्वेश्चंस होंगे उतने की बात करेंगे। आज मैं पहला सेट डिस्कस करने वाला हूं और इस सेट के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट की भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आईसीटी की कम से कम 10 से 15 सेट हम लोग आज से आपके पेपर तक करा देंगे भाई, ठीक है। चलो आज ये पहला सेट है और इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करना है। दूसरी बात, मेरा काम रहेगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना और बाकी ऑप्शन क्या इस क्वेश्चन में क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं उनकी भी हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए स्पेशली लाइब्रेरी साइंस में हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट और आप जानते हैं कि अब नेट के साथ हमारा पीएचडी के लिए भी पेपर होने लगा है तो उसके लिए भी हम कोर्स अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ में केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस या फिर स्टेट लेवल के जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम है उन सब के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। बैचेस की ज़्यादा क्वेरी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से क्वेरी कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू सर्च वेबसाइट कंटेंट एंड इंडेक्स ओवर द इंटरनेट। समझ गए। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है क्योंकि हम लोग दोनों मीडियम पे काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट कंटेंट या फिर इंडेक्स खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वेब क्राउलर है और मेटा सर्च इंजन है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करें तो आप ये जान पाएंगे कि सर्च इंजन एक ऐसा टूल होता है, क्योंकि चार ऑप्शन एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आंसर तो सब लोग जानते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आज तो सपोज जैसे वेब ब्राउजर पे क्वेश्चन पूछा है, कल हो सकता है वो सर्च इंजन पे पूछे और ऐसा हमेशा कोई भी आपकी एजेंसी हो एग्जाम कंडक्टिंग वो हमेशा ऐसा ही करती है, ठीक है। तो सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो हमें मतलब हमारे कंटेंट को सर्च करता है, वो भी इंडेक्स तरीके से, और जो इंडेक्सिंग के लिए यूज करता है वो हमारा वेब क्राउलर है। लेकिन यहां पर दो टर्म आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका आंसर सर्च इंजन है, कुछ बोलेंगे इसका आंसर वेब क्राउलर है। इनमें कंफ्यूजन है तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके बताऊंगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेब क्राउलर है। पहले मैं वेब क्राउलर को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बाकी ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वेब क्राउलर क्या होता है कि जब हम वेबसाइट पे कोई भी कीवर्ड से हम लोग सर्च करते हैं तो सर्च करने पर हमारे सामने जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट को इंडेक्सिंग करना ये वेब क्राउलर का काम होता है। इसीलिए से स्पाइडर या फिर बूट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने बूट का नाम लिया आपके माइंड में वर्ड है वो क्लिक कर गया होगा, दैट इज ऑटोमेटिकली, यानी ये जो ऐसा प्रोग्राम है कि ये हमारे वेबसाइट के कंटेंट को इंडेक्स करता है ऑटोमेटिक तरीके से। सर्च इंजन और वेब क्राउलर में यही डिफरेंस है, सर्च इंजन हमारे कंटेंट को सामने रिप्रेजेंट करता है बाय इंडेक्सिंग, लेकिन वो यूजर के कीवर्ड पे काम करता है। और जो इंडेक्सिंग करने का जो काम है ना ऑटोमेटिक तरीके से कर रहा है वो हमारा वेब क्राउलर है। आप ये कह सकते हैं वेब क्राउलर
automatically browse the web to systematically search website content, ये और इंडेक्सिंग, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि इंडेक्स कंटेंट आर देन यूज्ड बाय सर्च इंजन टू प्रोवाइड रिलेवेंट रिजल्ट टू यूजर क्वेरी। यूजर जो क्वेरी करता है उसको रिलेवेंट तरीके से इंडेक्सिंग फॉर्म में प्रोवाइड कराना, ये काम होता है क्राउलर का। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सर्च इंजन यूजर को जो रिजल्ट देता है वो इसी वेब क्राउलर की मदद से दे पाता है। बाकी जो टर्म है हमारे पास, जैसे वेब ब्राउजर है, तो हम जानते हैं कि वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारी मतलब जो भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं उस वेबसाइट को देखने या फिर एक्सेस करने में मदद करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम टू यूज एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। ठीक है ना। एग्जांपल्स आप लोग जानते होंगे, वेब ब्राउजर का जो एग्जांपल है वो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है। सर्च इंजन के एग्जांपल आप जानते हैं कि गूगल है और बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन भी एक ऐसा टूल होता है जो कि मल्टीपल सर्च इंजन की मदद से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉग पाइल होता है, मेटा क्राउलर होता है। तो ये मेटा सर्च इंजन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना कि सर वेब क्राउलर और सर्च इंजन में, फिर मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, वेब क्राउलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक तरीके से हमारे वेबसाइट कंटेंट को इंडेक्सिंग का काम करता है। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल होता है जो वेब क्राउलर का यूज करके हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये दोनों में डिफरेंस है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 है जिसमें लैंग्वेजेस हैं और लिस्ट 2 में एग्जांपल्स हैं। तो लिस्ट 1 में जो लैंग्वेज है लॉजिकल है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है और स्क्रिप्टिंग है। इनको मैच करते हुए जाना है। पहले हम इन लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद इनके एग्जांपल्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो पहले नंबर पे लिखा है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज मतलब लॉजिक, या आप ऐसे कह सकते हैं रिप्रेजेंट नॉलेज या फिर सॉल्व प्रॉब्लम टू लॉजिक। मतलब लॉजिक का यूज करके नॉलेज को रिप्रेजेंट करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉजिक प्रोग्राम आर रिटन एज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। एग्जांपल्स बोल रहे हैं तो एग्जांपल में हमारा प्रोलॉग आ जाता है, एक एपीएस आता है और दूसरा है तीसरा डेटा लॉग। ठीक है ना। और जो एग्जांपल में दिया है वो हमारा प्रोलॉग है। प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोलॉग एक ऐसी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और हमारा जो कंप्यूटिंग होता है वहां पर इसके स्पेशली टास्क को करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोलॉग एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है लॉजिकल, ये प्रोलॉग के साथ जा रहा है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट ही है। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे हमारा आंसर थर्ड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले का हमें पहला मिल गया है। अब आपके पास है फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड में सर्च मतलब एलिमिनेट कर लें, या फिर आप स्क्रिप्टिंग के साथ चले जाएं, वहां से भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्टिंग से पकड़ लेता हूं। स्क्रिप्टिंग लास्ट में लिखा है स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली एट रन टाइम रादर देन कंपाइलिंग देम इन एडवांस। ठीक है ना। स्क्रिप्टिंग आर ऑफन यूज टू ऑटोमेटिक टास्क एंड आर टाइपिकली शॉर्ट, फास्ट या फिर इजी टू लर्न। ये होती है हमारी स्क्रिप्टिंग। और स्क्रिप्टिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका बेस, जो कि आपके लाइनेक्स और यूनिक्स सिस्टम है, वहां पर टास्क को ऑटोमेटिकली या हमारी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग का जो एग्जांपल है वो हमारा फोर्थ है, यानी फोर्थ का फोर्थ। तो यहां पर जो आंसर क्लिक हो रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 के साथ जा सकते हैं। हम लोग 2 के साथ जा सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप मैच कर सकते हैं
कैसे, यहां पर सेकंड का थर्ड बोला, यानी फ्रंट एंड हमारा सी सेस है, और अगर हम बात करें बैकएंड की तो बैकएंड में हमारा सी शार्प आ जाए। काफी लोग इसे सी हैज बोलते हैं, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो सी शार्प बोला, हैज जो है वो शार्प के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार हम फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड, फ्रंट एंड यानी जो यूजर के सामने रहती है, आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रंट एंड एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू यूज टू क्रिएट द विजुअल यूजर इंटरफेस फॉर अ वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। सॉरी, यानी जिस लैंग्वेज के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरप्रेट करे वो हमारी फ्रंट एंड है। वहीं अगर हम जाएं बैकएंड में, तो बैकएंड एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जिसका यूज सर्वर साइड के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाते हैं सर्वर के लिए, तो वहां पर जो यूज की जाती है वो हमारी बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स देखोगे तो देखो फ्रंट एंड में आपके एग्जांपल्स आते हैं, जैसे HTML है तो HTML से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। वहीं CSS की बात करें तो CSS वो लैंग्वेज है जो स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है। जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट आपकी इंटरैक्टिविटी के लिए यूज की जाती है। अगर आप बैकएंड में जाते हैं तो बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जिसे हम कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं, उनमें एग्जांपल्स हमारा पाइथन है, जावा है, PHP है, रूबी है, C शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड में भी यूज की जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी आपसे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में कंफ्यूज आ जाए तो आपके जावा स्क्रिप्ट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने समझ ही लिया, साथ ही साथ में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो और एग्जांपल्स हो सकते थे वो भी हमने देखे, और इनका डेफिनेशन जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था इन क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, वो भी हमने सीखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर तो जानना ही है भाई, लेकिन उनके जो एक्सप्लेनेशन वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैच द फॉलोइंग ही है। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके पास टेक्नोलॉजी है और लिस्ट 2 में उन टेक्नोलॉजी के फंक्शंस हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, सबसे पहले देखो मैचिंग का जब भी सवाल आपके एग्जाम जब भी आता ही है तो उसमें क्या करना है कि आपको लिस्ट 1 से पहला ऐसा टर्म उठाना है जिसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि 4 आते हैं, 4 में से जिसके बारे में पता है उसे पहले उठाओ, उससे लिस्ट 2 के साथ मैच करके चलो। जैसे मैच करके चलोगे तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, कैसे, देखो लिस्ट 1 में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी देखो वही बारकोड है, RFID है, फिल्टरिंग है और DOI है, जिसके बारे में आपको पता है। जैसे मुझे पता है सपोजट बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, उठाओ कौन सा ऑप्शन है जो बारकोड के साथ जा सकता है। तो मैं बारकोड के साथ जिस ऑप्शन को ले जा सकता हूं वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि बारकोड वो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ आइटम, किसी आइटम का अगर हमें पहचान करनी है, उसकी लोकेशन ढूंढनी है, उसको ट्रैक करना है, तब हम बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यानी पहले का 4th होना चाहिए। पहले का क्या होना चाहिए? 4th। अब देखो मैंने अभी तक आपको ऑप्शन तो व्यू कराया नहीं है, अब ऑप्शन व्यू करते हैं। पहले का 4th है, अब देखो पहले का 4th जैसे ही पकड़ा ना आपने तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। यानी जब भी आप किसी टर्म को उठाओगे तो उसके आधार पर 2 ऑप्शन आपके 100% एलिमिनेट हो ही जाते हैं। अब आपको सिंपल एक टर्म पकड़ना है, क्योंकि पहला होगा या फिर चौथा होगा। तो देखो पहले में बी का सेकंड है, बी का सेकंड है, बी का सेकंड, यानी ये बात तो कंफर्म है कि RFID है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केस में टोल में यूज की जाती है। तो यहां पर ये यानी सेकंड का सेकंड है, तो ये बात कंफर्म है कि सेकंड का सेकंड हमारा यहां पे मैच हो जाएगा। अब आपको जो पकड़ना है ना, वो पकड़ना है आप फिल्टरिंग और DOI के बारे में। तो बस इन दोनों में से जिसके बारे में आप, जैसे मैं अगर DOI के बारे में आपको एलिमिनेट करके बताऊं तो DIO यानी फुल फॉर्म देखेंगे तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। यानी इसका जो फुल फॉर्म है ना, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जैसे मैंने ये टर्म बोला आपके माइंड में
क्वेश्चन का एलिमिनेशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है, चलिए तो मैं और क्लियर कर देता हूं। चलिए मैं सीधा फिल्टरिंग में जाता हूं। फिल्टरिंग क्या करता है? तो फिल्टरिंग अलाउ यूजर टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन बट नॉट कैप्चर इट बाय द स्क्रीन डमिंग, यानी स्क्रीन को ना ही प्रिंट आउट करने देता, ना ही आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करने देता, सिर्फ और सिर्फ यूजर को स्क्रीन को, मतलब हमारी स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन है उसे रीड करने देता है। ये वो टेक्नोलॉजी है फिल्टरिंग। बाकी डिजिटल ऑब्जेक्ट, अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज रजिस्ट्रेशन के फेडरेशन, मतलब एजेंसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके फेडरेशन के लिए यूज किया जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा एजेंसी है, एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन का फेडरेशन किया है उसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है ना, यानी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के एक संघ के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को आप डिजिटली पहचान सकें, वो भी यूनिकली तरीके से। वो होता है हमारा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी फिल्टरिंग के लिए हम यूज करेंगे थर्ड को, यानी सी का थर्ड होना चाहिए। सी का थर्ड के साथ यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं एज पर द सिंपल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? वाई डायरेक्शन, मतलब दोनों दिशाओं से वायरलेस सिस्टम दैट ट्रांसमिट डेटा वाई एलईडी, जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं, और इंफ्रारेड लाइट। जी, वाईफाई है, लाईफाई है, मोबाइल कम्युनिकेशन है और वीसेट है। चलिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से जानते हो तो आप ये कहेंगे सर वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वाईफाई तो होगा नहीं। ठीक है, और अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन ऑल्सो यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो भाई हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन भी यूज नहीं होगा। अगर हम एलईडी लाइट की बात करें तो बचा हमारा वीसेट, तो वीसेट जो यूज करता है दोनों दिशाओं से कम्युनिकेशन के लिए, वो सैटेलाइट का करता है। ठीक है ना, तो सैटेलाइट में हमारा एलईडी और इंफ्रारेड लाइट यूज होती नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा लाईफाई आएगा। और लाईफाई का फुल फॉर्म ही होता है लाइट फिडिलिटी, जिसमें एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें एलईडी या फिर इंफ्रारेड लाइट का यूज किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो नाम में डेफिनेशन है, हमें ज्यादा स्पेशली फोर्स डालने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वेबकास्टिंग किस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है? वेबकास्टिंग इंटरनेट का है, वेब का है, पुश का है, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है? तो वेबकास्टिंग किस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। देखो, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी ये दोनों लगभग सिमिलर ही टर्म है जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती हैं। चाहे तो हमारा वेब कास्टिंग भी आप इसी में ले सकते हैं, यानी इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वेब कास्टिंग। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वहीं अगर आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी कैटेगरी होती है पॉज टेक्नोलॉजी की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पॉज टेक्नोलॉजी। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। तो वेबकास्टिंग क्या है? तो वेबकास्टिंग में क्या होता है कि हम कंटेंट को शेयर करते हैं यूजर के पास। अब कंटेंट क्या क्या हो सकता है? तो कंटेंट में भाई ऑडियो हो सकता है, वीडियो, मल्टीमीडिया। आप जानते हैं मल्टीमीडिया के कितने ऑब्जेक्ट हैं? सर 5 है, और मैंने यहां पर मल्टीमीडिया का भी क्वेश्चन रखा है तो वो भी होगा। तो वेबकास्टिंग जो है वो पॉज टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम डिलीवर करते हैं यूजर के पास विदाउट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर इट। बिना किसी रिक्वेस्ट के जो हम डेटा भेजेंगे तो हमारी वो पॉज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये एक बात मैंने बता दी, पॉज टेक्नोलॉजी की ही कैटेगरी होती है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6, डेटा सिक्योरिटी मेजर इंक्लूड। डेटा की सिक्योरिटी करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं।
तो ये 5 पॉइंट लिखे हैं, इन पांचों में से वो बताओ जो डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन है सर? बुक मार्किंग है, एंटीवायरस है, डेटा इनक्रप्शन है, फायरवॉल है और डेटा डिडलिंग है। ठीक है, या डेटा डिडलिंग। ठीक है, अब पहले तो हम पांचों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये डिफाइन करेंगे कि वो कौन सा टर्म है जो हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक मार्किंग। तो आप जानते हैं बुक मार्किंग का क्या यूज है, जिसे हम बुक मार्क भी कहते हैं, शॉर्ट शब्दों में बोला जाए तो हम किसी वेब लोकेशन को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है बुक मार्किंग। अगर आप वेब ब्राउजर गूगल क्रोम यूज करें तो वहां पर शॉर्टकट की कंट्रोल डी, जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आपका यूआरएल बुकमार्क हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे एंटीवायरस। आप जानते हैं एंटीवायरस डेटा सिक्योरिटी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये मैलवेयर और वायरस को प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिमूव करने का काम करता है। तो यानी एंटीवायरस डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अगर हम तीसरे पर जाएं, डेटा इनक्रप्शन, तो देखो डेटा इनक्रप्शन सॉरी डेटा इनक्रप्शन का मतलब है कि डेटा जो प्लेन है उसे सिपर में कन्वर्ट कर दे, वो डेटा इनक्रप्शन होता है। तो डेटा इनक्रप्शन ऑल्सो सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, देखो प्लेन से, ये प्लेन है, प्लेन से अगर मैं सिपर में ले जाऊं तो ये इनक्रप्शन प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? इनक्रप्शन। सिपर से मैं प्लेन में ले जाऊं दैट इज डिक्रप्शन प्रोसेस। और आप जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो वहां पर डिक्रप्शन और इनक्रप्शन को बहुत अच्छे से डील करते हैं। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है हमारा फायरवॉल। आप जानते हैं फायरवॉल डेटा सिक्योरिटी है तो इसमें जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं फायरवॉल का यूज क्या है, तो फायरवॉल का काम है हमारे नेटवर्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करना, चाहे तो वो इनकमिंग या फिर आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक हो। हमारे नेटवर्क ट्रैफिक पे चाहे तो इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक, उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। साथ ही साथ में अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने का भी काम करता है। तो फायरवॉल तो है ही। डेटा, अगर आप डिडलिंग की बात करें तो डेटा डिडलिंग इज अ साइबर अटैक, यानी एक साइबर अटैक होता है जो कि हमारे डेटा को अल्टर करने का काम करता है बिफोर ड्यूरिंग एंट्री, यानी एंट्री से पहले डेटा को अल्टर कर दे। अल्टर मतलब चेंज कर दे, दैट इज डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग मतलब साइबर अटैक। कैसे लिखेंगे? देखो डेटा डिडलिंग साइबर अटैक है, यानी ये डेटा को सिक्योर नहीं करेगा, डेटा को इन्फेक्ट करेगा। कैसे? यानी हमारे डेटा को अल्टर करता है, चेंज करता है। चलिए, तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हम एंटीवायरस, डेटा इनक्रप्शन और फायरवॉल, इन तीनों का यानी बी सी डी ढूंढो। बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे सवाल नंबर 7 क्या पूछा है? 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। ठीक है, आप मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं तो मेमोरी यूनिट में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटा यूनिट है हमारा बिट, बिट से बड़ा होता निबल, और निबल का जो इक्वलमेंट दिखाते इक्वलेंट दैट इज 4 बिट्स। वहीं फिर पढ़ते थे निबल से बड़ा वाइट, तो वाइट बराबर 8 बिट्स होता है। पढ़ाया था, यस। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे है सवाल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? पहला जो स्टेटमेंट है, देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट इन मल्टीमीडिया। तो आप जानते हैं कि मल्टीमीडिया के 6 नहीं 5 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से सर? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स जिसे इमेज कहते हैं, और एनिमेशन। ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, 6 नहीं होते। तो क्या ये सही है? बोलोगे सर ये सही स्टेटमेंट है नहीं। ठीक है, आगे सब स्टेटमेंट नंबर सेकंड, मोबाइल यूजर में यूज मल्टीमीडिया थ्रू एसएमएस। देखो एसएमएस से हम लोग आज प्रेजेंट में एसएमएस, पहले तो एसएमएस से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही भेज पाते थे, लेकिन आज एसएमएस के माध्यम से हम लोग टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ जो मल्टीमीडिया फाइल है वो भी हम सेंड कर पाते हैं। आप अपने मोबाइल में चेक करना कि एसएमएस, जिसे हम शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से जानते हैं, जिससे हम
आज मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एसएमएस जो है वो आज मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है थ्रू एमएमएस। एमएमएस मतलब मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा अगर आपने यूज नहीं किया है कभी तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। सी ए डी और या फिर सी एम कैन बी यूज फॉर डिजाइनिंग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, क्या ये बात सही है? तो आप बोलेंगे सर ये बात भी सही है। क्यों? सी ए डी जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं, सी ए एम जिसे हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, इसका यूज है ना वो इंजीनियरिंग में किसी एप्लीकेशन को डिजाइन या सिमुलेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया के हमारे एलिमेंट इंक्लूड रहते हैं, चाहे तो वो 3D मॉडल्स हों या फिर एनिमेशंस हों। ठीक है ना? तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, यानी फोटोशॉप कैन बी यूज फॉर अ नेटवर्क डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोशॉप का जो यूज है ना वो ग्राफिक एप्लीकेशन की तरह यूज किया जाता है, ग्राफिक्स के लिए, इमेज के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट है कॉमन फाइल टाइप फॉर ऑडियो इंक्लूडिंग MP3, WAV जिसे हम विंडो ऑडियो और VMA, ये आप जानते हैं कि ये ऑडियो फाइल होती है। तो MP3 की बात करें, WAV की बात करें, WMA की बात करें, ये हमारी कॉमन पॉपुलर ऑडियो मल्टीमीडिया फाइल है। इसके अलावा जब आप मल्टीमीडिया डील करते हैं तो वहां पे आप टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो, इमेज, इन सब फाइल की बात करते हैं। और जब हमने पेड में पढ़ाया है तो भाई इसके अलावा भी जो हमारे फाइल एक्सटेंशन है हम उनकी भी चर्चा करते हैं। ठीक है? तो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है। हमसे पूछा था सही तो भाई दूसरा सही, तीसरा और लास्ट यानी BCE यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस, यानी वो कौन सी सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो स्पेशली नॉन सोशल इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसमें हमारे पास इंस्टाग्राम है, रेडिट है, लिंक्डइन है और है ट्विटर, जिसे हम आज एक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो पहले मैं चारों सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें इंस्टाग्राम, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है जो आजकल फोटो शेयरिंग, वीडियो और सोशल इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं इंटरेक्शन कह सकते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा है हमारे पास रेडिट। तो रेडिट एक ऐसा कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली डिस्कशन, न्यूज या फिर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉट अ फोकस ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इसका हम यूज नहीं करते, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहां पर किसी इंफॉर्मेशन को बड़े लेवल पर शेयर करना है, न्यूज देना है या फिर डिस्कशन करना है। और हमारा अगला है ट्विटर एक्स। ट्विटर एक्स है, आप जानते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शॉर्ट मैसेज के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, चाहे तो हमारी न्यूज हो, कोई अपडेट हो। ठीक है? चलिए, और तीसरे नंबर पर हमारा है जिसे हम लिंक्डइन कहते हैं। और तो लिंक्डइन सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसका यूज हम स्पेशली डिजाइन है फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जहां पर हम नॉन सोशल इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका यूज मतलब बहुत बड़े लेवल पर स्पेशली कनेक्टिविटी अगर हमें किसी कलिंग्स के साथ करना है, रिक्रूट करना है, या फिर आप किसी अदर प्रोफेशनल के लिए किसी कैरियर रिलेटेड पर्पस अगर आप चाहते हैं, चाहे तो वो हमारी जॉब सर्चिंग हो, स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आप बिजनेस नेटवर्किंग से करना चाहते हैं, तो वहां पर आप
लिंक्डइन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें अरेंज द फॉलोइंग वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इन्वेंशन। यानी आपके पास 4 वेब ब्राउजर हैं, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिक और गूगल क्रोम। तो इन चारों का जो इन्वेंटिंग ईयर है उसके आधार पर आपको अरेंज करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनकी ईयर की बात कर लेते हैं कि कौन कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें नेटस्केप नेविगेटर, तो नेटस्केप जो नेविगेटर है वो 1994 के अंदर आया था, 1994 के अंदर आया था। चलिए, 1994 में आया था। और मोजिला फायरफॉक्स है, जो मोजिला फायरफॉक्स है वो 2002 यानी 2002 के अंदर आया है। मोजिक है वो 1993 में आया था। और गूगल क्रोम आई थिंक 2008 के अंदर आया है, 2008। ठीक है, अगर हम इनके अंदर थोड़ा और जाएं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर है वो स्पेशली डेवलप किया गया था बेस्ड ऑन मोजिक, जो कि 1993 में आया, उसी पर बेस्ड था। अगर हम मोजिक की ही बात करें तो मोजिक इज इट वाज वन फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर, मतलब पहला बड़े लेवल पे यूज होने वाला जो वेब ब्राउजर है वो हमारा मोजिक ही है, जो कि 1993 में आया है। ठीक है, इसके बाद आया था हमारा नेटस्केप नेविगेटर, जो हमारा पूरा इसमें जो बेस था, जो इसमें बेस बनाया गया था वो मोजिक को ही बनाया था। देन उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जानते हैं, यानी इसका कोई मतलब पैसा नहीं लगता। ओपन सोर्स आप डेफिनेशन से समझते होंगे। जब ओपन सोर्स को अक्सर मैं समझाने के लिए एक टर्म का यूज करता हूँ, ओएसएस का। ओएसएस मतलब फ्री है, फ्री का मतलब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई का मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट या शेयर भी किया जा सकता है। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसके हम ओएसएस से डेफिनेशन बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है गूगल क्रोम। तो आप जानते हैं आज जो सबसे पॉपुलर, जिसकी स्पीड और सिक्योरिटी फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, वो हमारा गूगल क्रोम है। ठीक है, तो सबसे पहले मोजिक आया, यानी सी पहले नंबर पे है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे वो 10 क्वेश्चन जो हमें आने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब इसी वे में क्वेश्चन आ जाए। भाई जो टर्म आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं उनके बेस पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। आगे हम क्वेश्चन इसी बेस पे करेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए स्पेशली लाइब्रेरी साइंस में हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, और आप जानते हैं कि अब नेट के साथ हमारा पीएचडी के लिए भी पेपर होने लगा है, तो उसके लिए भी हम कोर्स अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ में केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस या फिर स्टेट लेवल के जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम है उन सब के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। बैचेस की ज़्यादा क्वेरी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, क्वेश्चंस हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में और एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।